नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हमास इजराइल के बीच लगातार हमला जारी है। इजरायली सेना को पूरे गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दे दिए गए हैं। हमलावर उग्रवादी नहीं, आतंकवादी है, ऋषि सुनक ने कहा है। ऋषि सुनक का बयान निकल के सामने आया। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके एक साथ रहेंगे, ये बाइडेन का बयान निकल के आया है। तो देखिए, देश के ताकतवर जो प्रतिनिधि है वो एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ताकतवर देश यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं और हमास के खिलाफ यहाँ पे लगातार प्रतिक्रियाएं सबकी निकल के सामने आ रही है। इजराइल के रक्षा के लिए एकजुट होंगे, बाइडेन ने साफ तौर पे कह दिया। इजराइल के सहयोगी और मित्र के तौर पर एकजुट होंगे। तो जो बाइडेन का ये बयान निकल के सामने आया है, हम इजराइल के साथ हैं, मैक्रों ने कहा है, और इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। तो इजराइल के रक्षा के लिए एकजुट रहेंगे, बाइडेन ने कह दिया है। बता दें, इसी के साथ अब इजराइल के सहयोगी और मित्र के तौर पर एकजुट होंगे, बाइडेन का ये बयान निकल के सामने आया है। और बता दें कि इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। तो धीरे धीरे करके तमाम ऐसे देश है जो इजराइल के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्रों ने कह दिया है कि इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। फ्रांस और जर्मनी भी खड़ी है। हमास इजराइल के बीच लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर अब देश जो है, ताकतवर देश एकजुट होते हुए नजर आ रहा है। इजराइल के साथ यहाँ पे अमेरिका भी खड़ा है। ऋषि सुनक भी लगातार कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो देखिए, हमलावर उग्रवादी नहीं, आतंकवादी है, ऋषि सुनक ने साफ तौर पे कह दिया है। उन्होंने इसके साथ कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो कई ऐसे देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं इस पूरे युद्ध में। बता दें कि लगातार हमास पर भी हमलावर है। तो बाइडेन ने कहा है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके एक साथ रहेंगे, इजराइल के रक्षा के लिए एकजुट रहेंगे। और चुनावी युद्ध का आगाज हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है। इन राज्यों में चुनाव के लिए तारीख के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इन राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर तक आएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि 5 दिसंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस दौरान ज्यादातर सरकारी कामों पर अस्थायी रोक लगी रहेगी। इनमें वो काम होते हैं जिससे सरकार को फायदा होने की संभावना होती है। Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October. And date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. और 5 राज्यों में चुनावी संकनात हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें, इसी के साथ 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे एक चरण में मतदान होना है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यहां पे मतदान होंगे। वोटिंग 2 चरणों में डाली जाएगी। 7 और 17 तारीख की तय की गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 17 नवंबर को यहाँ पे मतदान होगा और राजस्थान में 23 नवंबर की तारीख तय की गई है।
राजस्थान में 23 नवंबर की तारीख तय की गई है। इसी के साथ बता दें कि और भी राज्य जिनमें चुनाव होने हैं, तेलंगाना उन राज्यों में से एक है। 30 नवंबर यानी कि आखिरी चुनाव जो है तेलंगाना में होगा और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 7 नवंबर और 17 नवंबर की तारीख तय की गई है। लास्ट में 3 दिसंबर को काउंटडाउन होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में कितनी सीटें हैं और किस तरीके से समीकरण यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हमने आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 तारीख तय की गई है। 17 नवंबर की वो तारीख है जब वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान की सीट इस वक्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। आगे बढ़ेंगे तो तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, जो कि आखिरी चुनाव तेलंगाना में होने वाला है। और बता दें कि एमपी में 230 सीटों पर यहाँ पे चुनाव होंगे और 200 सीटों पर राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 119 सीटों पर यहाँ पे जीत तय होगी और छत्तीसगढ़ में 90 ऐसी सीटें जहाँ पे 2 चरणों में मतदान होंगे, वोटिंग की जाएगी। मिजोरम में 40 सीटों पर यहाँ पे लक्ष्य तय किया जाएगा। तो ये सीटें हैं, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं जिसको लेकर चुनाव होने हैं, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार कड़ी टक्कर जो है वो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे देखने को मिल सकती है। और ऐसे में बता दें कि तेलंगाना में 119 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें 90 हैं और मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव होंगे। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का सोमवार को चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया, जिसके बाद क्या सरकार और क्या विपक्ष सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 5 प्रदेश के मतदाता, और इसलिए मैं कहता हूं मतदाता क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है, उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। यही एक कामना मैं दिल के गहराइयों से हमारे मध्य प्रदेश की जनता खासतौर से और 5 प्रदेश की जनता की तरफ से ये काम है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं। पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। सर, क्या अनुमान लगाते हैं कितनी सीटें आएगी इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। हमारी तैयारी है। हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे जल्दी आने वाली है। देखिए, तारीखें तो चुनाव आयोग देता रहा है और संवैधानिक व्यवस्था है, दी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग तैयार हैं और 23 तारीख को राजस्थान की जनता, राजस्थान के आदरणीय मतदाता हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी योजनाएं, हमारा अच्छा बजट, जो गारंटियां हमने दी हैं उससे सबसे खुश हैं। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभा पाई, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो है गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, जबकि इनमें से कोई बनना है नहीं। दिल्ली में बैठे हुए जो लोग 5 साल तक राजस्थान को कभी संभालने नहीं गए, वो आज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जनता उनसे पूछ रही है, भाई आप बताओ तो सही, आप अब कैसे आए, आपके दीदार अब कैसे हुए, आपने किया क्या राजस्थान के लिए, वो आप लेके आइए। और हम लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जा रहे हैं कि इतने विकास के काम हमने किए जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आखिरी का बजट मैं कहता हूं कि 20% से ज्यादा कभी स्वीकृतियां नहीं निकलती, हमने 80% से ज्यादा धरातल पे। कि जनता भी तैयार बैठी है कि जो 4.25 साल तक जिस सरकार ने
धोखा दिया, ठगा, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया। और जिसने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। पांचों राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है। और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक तरफ जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, खुद ही सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। देखिए, चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप, उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे। AIMIM भी राजस्थान में और तेलंगाना में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और राजस्थान में 23 नवंबर को है, तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ECI ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चले इस बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। पार्टी ने तय किया है कि जहां जहां उसकी सरकार है, उन राज्यों में जो जातिगत जनगणना कराएगी, इसके साथ साथ वो बीजेपी पर भी इस काम को करने के लिए दबाव बनाएगी। The Prime Minister is making unconnected statements. What the caste census has to do with representation of the South is very difficult to understand. Now, the problem is that the Prime Minister is incapable of doing the caste census. I'd like to point out something quite interesting. There are 4, हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 OBC वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 OBC वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे।
तो बात बहुत होती है ओबीसी की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने युवा हो चुके राज्य में युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसे पूरा करने में धामी सरकार और खुद मुख्यमंत्री पूरी कवायद में लगे हुए हैं, जिसके लिए इन्वेस्टर समिट से लेकर युवा महोत्सव और नकल विरोधी कानून से लेकर स्वरोजगार युवाओं के सुनहरे सपने को साकार करने के साधन में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार युवाओं के सुनहरे सपने साकार करने की कवायद में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से लेकर निवेशकों को आकर्षित करने तक बीजेपी लगातार युवाओं की हितैषी होने का दम भरती दिखाई दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री के नकल विरोधी कानून के सहारे भी सरकार इस बात का भरोसा युवाओं को दिला चुकी है कि उत्तराखंड में युवाओं के सपने धामी सरकार ही पूरा कर सकती है, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं, उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ MOU भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। कोशिश है हमारे विभाग की कि उत्तराखंड के युवा को आगे रोजगार उपलब्ध हो, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, किसी पर ना हो, इंडिपेंडेंट के रूप में खुद काम करें। और सरकार की योजनाओं के अभाव से भी बहुत बार युवा जो है वो जॉब से वंचित रह जाता है। तो हमारी कोशिश थी कि उत्तराखंड के युवा को एक जगह बुलाया जाए, उनको सारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सबके यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाएँ, उनको जानकारी दी जाए। उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज हमारे जो जापान जा रहे हैं, जो हमारा पहला ITI विभाग के द्वारा, जो हमने सेवायोजन विभाग के द्वारा एक आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट सेल शुरू किया था, उसमें 35 बच्चे हमारे जापान जा रहे हैं। लगभग 1 से सवा लाख की उनकी तनख्वाह होगी। तो उनको आज हमने उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया है। लगभग 800 बच्चों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के उनके रोजगार के प्रसिद्ध पत्र बांटे गए हैं। एक तरफ तो सरकार युवा महोत्सव में 3 बड़े MOU साइन कर युवाओं की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के कदम सुनिश्चित कर रही है, तो वहीं स्वरोजगार का पाठ पढ़ा युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के गुर भी सिखा रही है। लेकिन धामी सरकार के दावे विपक्षी खेमे में कांग्रेस के पल्ले पड़ते दिखाई नहीं देते। तभी तो कांग्रेस इसे बीजेपी की ब्लफबाजी बता युवाओं को ठगने का जरिया बता रही है और सरकार पर भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर युवाओं पर लाठियां भाजने का आरोप लगा रही है। युवा उत्सव आज सरकार मना रही है, अच्छी बात है। युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आप देखिए कि युवा परेशान है, पेपर लीक प्रकरण के बाद लगातार नौकरियां बेचे जाने के आरोप सरकार पर लगा रहा है, अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं गांधीवादी तरीके से, तो सरकार बात करने की जगह उनको लाठी डंडों से पीटने का काम करती है। अभी भी युवा जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार युवाओं की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ आप युवा महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप युवाओं पर बर्बरता कर रहे हैं। आखिर ये दोहरा चरित्र प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है वो भली भांति समझ रहा है। अगर आप युवा महोत्सव मना रहे हैं और युवाओं की भागीदारी अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर युवाओं की जो पीड़ा है, जो युवाओं का दर्द है, उनके रोजगार के लिए सरकार को गंभीरता से मंथन करना होगा। अब देखना ये है कि युवा हो चुके उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की फौज को रोजगार मुहैया कराने की चुनौती में धामी सरकार कितनी खरी उतरती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।